हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बने रहिए मेरे चैनल में स्पेशल एजुकेशन विद बीके स्वामी। हमारा आज का टॉपिक है विशिष्ट अधिगम अक्षमता अथवा अधिगम अक्षमता। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। लीजिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता एक परिचय। अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता पद दो अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है और अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना तथा अक्षमता का अर्थ है अभाव या फिर क्षमता की कमी या अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता में कमी या उसकी योग्यता में कमी से है। सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरण, सकारात्मक आत्मछवि और उचित अध्ययन प्रथाएं एवं परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, आवश्यक शर्तें हैं। इसलिए यह औपचारिक शब्दों में अगर हम कहेंगे तो अधिगम अक्षमता को विद्यालय पाठ्यक्रम में सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया और इसे निम्न शब्दों के अनुसार उसने परिभाषित किया। अब सैमुअल किर्क की जो परिभाषा है वो क्या कहती है अधिगम अक्षमता के बारे में या विशिष्ट अधिगम अक्षमता के बारे में। सैमुअल किर्क ने बताया कि अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता अथवा विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है वाणी से संबंधित, भाषा से संबंधित, पठन से संबंधित, लिखने से संबंधित, अंकगणितीय प्रक्रियाओं से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई मंदता है, कोई विकृति है या कोई विकास जो है अवरुद्ध हो गया है तो इसे हम अधिगम अक्षमता के रूप में परिभाषित करेंगे। ये सैमुअल किर्क ने परिभाषा दी 1963 में। संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपणता और संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता। यानी जो अधिगम अक्षमता है वो मस्तिष्क कार्य विरूपणता है या फिर संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, ना कि मानसिक मंदता है। संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशन कारक के लिए है। ये सैमुअल किर्क ने परिभाषा दी 1963 में। इसके पश्चात से अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने निरंतर प्रयास किए और इसकी बाद में कोई सर्वमान्य परिभाषा जो है वो नहीं विकसित हो पाई। इसी क्रम में अमेरिका में विकसित हेडरल परिभाषा के अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता को निम्नलिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग और समझने के शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति जो कि व्यक्ति के सोच, वाक और पठन, लेखन और अंकगणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इंद्रिय जनित दिव्यांगता, मस्तिष्क क्षति, अल्पतम असामान्य दिमागी प्रक्रिया ये इसके अंतर्गत शामिल की गई। इसके अंतर्गत डिसलेक्सिया या विकासात्मक वाच घात आदि शामिल है। इसके अंतर्गत वैसे बालक नहीं सम्मिलित किए जाते जो दृष्टि, श्रवण या गामक दिव्यांगताओं
या संवेगात्मक विक्षोभ, मानसिक मंदता, सांस्कृतिक और आर्थिक दोष के परिणाम तय अधिगम संबंधी समस्या से पीड़ित हो। ये फेडरल रजिस्टर 1977 की जो परिभाषा है एक तरह से दी गई। और वर्ष 1994 में अमेरिका की अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति द नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटिज्म ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव में अनुमानित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषम समूह जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, जिसमें बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होने को दर्शाता है। यानी अधिगम अक्षमता को उसने परिभाषित करते हुए बताया कि जो मानव की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो जो है सुचारू रूप से काम नहीं करता है और उसमें विकृति आ जाती है और उस विकृति के कारण मनुष्य में बोलने की, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की या तर्क करने की जो क्षमता है उसमें जो है कमी आ जाती है, कठिनाई आ जाती है और इसे हम अधिगम अक्षमता के रूप में हम परिभाषित करते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा कि संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विकास या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या अपर्याप्त अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है, लेकिन ये दशाएं अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करती हैं। ये बताया गया था द नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटिज्म 1994 के द्वारा। ये सारी की सारी जो परिभाषाएं हैं, ये इनकी जो समीक्षा की गई और इन समीक्षाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है, जो सामान्यतः जो अनुमानित है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न होता है। वह स्वभाव से आंतरिक होता है। ये तो थी परिभाषाएं जो अधिगम अक्षमता को बताती है। इसके साथ में ही इसके जो ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, क्या इतिहास रहा, तो इसको अधिगम अक्षमता को हमने मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल है, फिर उसका रूपांतरण काल है और स्थापन काल है। प्रारंभिक काल जैसे हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, रूपांतरण काल जिसको हम ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं और स्थापन काल जो है रिकॉग्निशन की जो स्टेज है उसको बताता है। प्रारंभिक काल के अंतर्गत वह काल आता है जो अधिगम अक्षमता के उद्भव से संबंधित है, यानी इसकी शुरुआत से संबंधित है। वर्ष 1802 से 1946 के मध्य का यह समय अधिगम अक्षमता के लिए कार्यकारी साबित हुआ और अधिगम अक्षमता प्रत्यय की पहचान और विकास इसी समय में आरंभ हुई और उनकी पहचान तथा उपयुक्त निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे। ये था इसका प्रारंभिक काल, शुरुआती काल। इसके बाद में आया रूपांतरण काल, ट्रांजिशन, यानी पहली स्टेज से दूसरे स्टेज में वो कैसे आया। यह काल अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में एक नए रूपांतरण काल के रूप में जाना जाता है, जब अधिगम अक्षमता एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई तथा जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उदय हुआ। इन दोनों के मध्य का जो संक्रमण का काल था, इसे ही रूपांतरण काल को माना जाता है, संबंधित माना जाता है इसको। इसके बाद में आ गया स्थापन काल, यानी जिसका रिकॉग्निशन काल जिसको मानते हैं, रिकॉग्निशन जो स्टेज है उसको मानते हैं। ये है 60 के दशक के मध्य में अधिगम अक्षमता से संबंधित कठिनाइयों को सामूहिक रूप से
पहचान प्राप्त हुई। और इस काल में सैमुअल किर्क ने 1963 में अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग जो डिसेबिलिटी शब्द है इसको प्रतिपादित किया। 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य हुए और विशिष्ट शिक्षा में यानी विशेष शिक्षा में अधिगम क्षमता एक बड़े उपक्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुई। ये सैमुअल किर्क ने 1963 में शब्द दिया लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता या अधिगम अक्षमता को उन्होंने एक नाम दिया लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे क्रुकशैंक ने 1972 में 40 शब्दों का एक शब्दकोश, एक डिक्शनरी उन्होंने विकसित की। और इसी क्रम में यदि आप कुर्ट गोल्डस्टीन द्वारा 1927 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1939 ईस्वी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा वैसे मस्तिष्क क्षतिग्रस्त सैनिकों में जो प्रथम विश्व युद्ध में कार्यरत थे कि अधिगम समस्याओं का उल्लेख किया गया है, वही अधिगम अक्षमता का आधार स्तंभ है। उनके अनुसार ऐसे लोगों से अनुक्रिया प्राप्त करने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, उनमें आकृति पृष्ठभूमि भ्रम बना रहता है, ये अति क्रियाशील होते हैं और इनकी क्रियाएं उत्तेजनात्मक होती हैं। स्ट्रॉस 1939 ने अपने शब्दों में, स्ट्रॉस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने 1939 में बताया, उन्होंने अपने अध्ययन में कुछ लक्षण बताए थे जो मूलतः अधिगम अक्षम बालकों और किशोरों में मिलते हैं। क्रुकशैंक, वाइस और वेलन 1957 में उन्होंने अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन में केवल वैसे बालकों पर बल दिया जो बुद्धि लब्धि परीक्षण पर सामान्य से कम बुद्धि लब्धि रखते थे, यानी कि जो आईक्यू उनकी थी वो सामान्य से कम थी, वो कम रखते थे, थोड़ी सी आईक्यू उनकी कम थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि न्यून है और साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता की न्यूनता का कारण बुद्धि लब्धि की न्यूनता ही है। इन अध्ययनों में सैमुअल किर्क ने अपने अध्ययन का इसे आधार बनाया और कहा कि अधिगम अक्षमता सिर्फ न्यूनता नहीं है, वह न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या, अतिक्रियाशीलता जैसे गुणों का समूह है। उन्होंने ये भी कहा कि बालक इन सारे गुणों से संयुक्त रूप से पीड़ित है और अधिगम अक्षम बालक है, यानी सीखने से संबंधित उसमें समस्याएं हैं। शैक्षिक न्यून बालकों से संबंध में अपने मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अधिगम अक्षम बालक शैक्षिक न्यूनता से पीड़ित होगा और न्यूनता उसके आंतरिक और बाह्य दशाओं के परिणाम के कारण ही नहीं बल्कि उसमें उपलब्ध न्यूनतम शैक्षिक दशाओं के कारण भी संभव है। तो ये शैक्षिक जो दशाएं हैं वो न्यूनतम होंगी, पढ़ने में हो सकती है, लिखने में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, इस तरह की जो दशाएं हैं वो इसमें शामिल की गई है। सैमुअल किर्क ने इस कार्य को और प्रसारित करने के लिए अधिगम अक्षमता अध्ययनकर्ताओं का एक संघ बनाया जिसे एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहा गया और अधिगम अक्षमता शोध पत्रिका का प्रारंभ उन्होंने किया। आज विश्व स्तर पर अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं और अधिगम अक्षमता पर आधारित 2 विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाएं मौजूद हैं जो किए जा रहे अध्ययनों का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभा रही है। इस तरह से भारत में इस संबंध में कई कार्य शुरू किए गए और अभी बहुत ही कम समय हुआ है और आज यह पश्चिमी देशों में अधिगम अक्षमता संबंधी हो रहे कार्यों के तुलनीय है। भारतवर्ष में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान विदेशियों द्वारा किए गए, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों ने भी जागरूकता बढ़ रही है अधिगम अक्षमता के प्रति और वर्तमान में भारत में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन आज भी अधिगम अक्षमता को भारत में कानूनी दिव्यांगता के रूप में पहचान मिल गई है।
2016 के एक्ट के अनुसार मिल गई है, क्योंकि पहले ये पुराना लिखा हुआ है। 2016 के एक्ट में इसे कानूनी रूप से अधिगम अक्षमता को विशिष्ट अधिगम अक्षमता के रूप में कानूनी मान्यता दे दी गई है। इससे पहले जो निःशक्तजन अधिकार अधिनियम यानी समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी का जो अधिनियम 1995 में बना था, PWD एक्ट 1995 में उल्लेखित 7 प्रकार की जो दिव्यांगताएं इसमें शामिल की गई हैं, उसमें अधिगम अक्षमता को उसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 2016 के एक्ट के द्वारा इसमें इसको शामिल कर लिया गया है और इस तरह से इसे कानूनी रूप से मान्यता मिल गई है। अधिगम अक्षमता की प्रकृति और विशेषताएं। अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में हम बात करेंगे। अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ जो है श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक और संवेग आदि से संबंधित समस्याओं से जुड़ी होती है। इस समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहां व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि के एक स्पष्ट अंतर हो और ये अंतर संभवतः स्नायु जनित होता है और ये व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो समस्याएं इस वजह से पैदा होती है, चाहे वो श्रवण से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, वाक भाषा से संबंधित है, संवेगों से संबंधित जो भी इसमें कमियां रह जाती हैं, अक्षमताएं आ जाती हैं, वो जो है वो आजीवन रहती हैं, व्यक्ति में आजीवन बनी रहती है। उनको बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक उनमें सुधार किया जा सकता है। चूँकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है और जनगणना में अधिगम अक्षमता को आधार बनाया जाता है, इसलिए देश में मौजूद अधिगम अक्षम बालकों के संबंध में आज आंकड़े भी प्राप्त होने लगे हैं। जैसा इसमें लिखा गया है वो अभी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कानूनी रूप से इसको मान्यता मिल गई है और इसके आंकड़े भी अभी मिलने शुरू हो जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार ये कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार की दिव्यांगताओं के जो बालक हैं उनकी संख्या से कहीं ज़्यादा है और ये संख्या देश में उपलब्ध स्कूली जनसंख्या के 1 से 41% तक संभव हो सकती है। सन 2012 में चेन्नई में समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक विकल्प विषय पर संपन्न हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लर्न 2012 में विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लगभग 10% बालक विशिष्ट अधिगम अक्षम हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 27 जनवरी 2012 को एक लेख छपा था, उसके अंतर्गत बताया गया है। अधिगम अक्षमता की जो विभिन्न मान्यताएं हैं उन पे दृष्टि डालें तो अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में हमें निम्न बातें जो है वो दिखाई देती है। ये जो बातें हम देख सकते हैं बिंदुवार जो दिए गए हैं, इन बातों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अधिगम अक्षमता का जो पहली बात बताई गई है, इसका मतलब है कि यह आंतरिक होती है, यह स्थायी स्वरूप की होती है, अर्थात व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहती है। यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती है। चूँकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या भी है। यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ भी हो सकती है, जैसे अधिगम अक्षमता के साथ साथ संवेगात्मक जो विरूपता पाई जा सकती है, या फिर यह श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन और अंकगणितीय गणनाओं को शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, अतः एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। इसको एक चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं जो कि इसमें दिखाया गया है। अधिगम अक्षमता के लक्षण को आप अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं के संदर्भ में समझ सकते हैं।
उपरोक्त मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण भी इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे कुछ लक्षण इसमें बताए गए हैं, लक्षणों के आधार पर हम इन बच्चों को कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। जैसे बिना सोचे विचारे कोई काम करना, उपयुक्त आचरण नहीं करना, निर्णयात्मक क्षमता का अभाव होना, स्वयं के प्रति लापरवाही करना, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाना, सामान्य ध्वनियों से और दृश्यों के प्रति आकर्षण होना, ध्यान कम केंद्रित करना, ध्यान का भटकना, भावात्मक अस्थिरता, एक ऐसी ही स्थिति में शांत और स्थिर बने रहने की जो असमर्थता है, ये लक्षण हैं जो अधिगम अक्षमता के हैं। स्व प्रगति के प्रति लापरवाह होना, सामान्य से ज़्यादा सक्रिय होना, ये कुछ लक्षण जो है वो अधिगम अक्षमता के बारे में बताए गए हैं, जिनके आधार पे हम बच्चे का पहचान कर सकते हैं बच्चे की, और हम ये बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो अधिगम अक्षम है। अब अधिगम अक्षमता का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को हम समझेंगे। अधिगम अक्षमता एक वृहद प्रकार के कई आधारों पर विभेदीकृत किया गया है, यानी इनमें वर्गीकरण किया गया है। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल है। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों जैसे स्पोर्टिंग स्टूडेंट्स विद द लर्निंग डिसेबिलिटी ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जो कि निम्नानुसार है। सबसे पहले 1 नंबर पे बताया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने से संबंधित विकार, यानी बच्चे में पढ़ने से संबंधित इसमें विकार होगा। 2 नंबर पर बताया गया है डिस्ग्राफिया, यह लिखने से संबंधित विकार है। नंबर 3 पे बताया गया है डिस्कैल्कुलिया, यह गणितीय कौशल संबंधी विकार है, यानी गणना से संबंधित इसमें कठिनाइयाँ आती है। फिर 4 नंबर पे बताया गया है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया यह वाक क्षमता संबंधी, यानी बोलने से संबंधित जो क्षमता है उसमें विकार आ जाता है, यह उससे संबंधित है। नंबर 5 है डिस्प्रेक्सिया, ये लेखन और चित्रांकन से संबंधित विकार है। इस तरह से ये जो 5 मुख्य विकार बताए गए हैं ये अधिगम अक्षमता के मुख्य कारक हैं। इसके अलावा जो ये इससे आगे उन्होंने 5 और बताए हैं उसके बारे में भी मैं जिक्र कर देता हूँ। ये 6 नंबर पे है डिसऑर्थोग्राफिया, इसमें वर्तनी संबंधी विकार होता है। 7 नंबर पर है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार, यानी इसमें जो हमारी सुनने की जो क्षमता है वो उसके प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये समस्या आती है। 8 नंबर पे जो है वो है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यानी देखने से संबंधित जो और परसेप्शन से संबंधित जो डिसऑर्डर है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार इसको बोलते हैं। 9 नंबर पर सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसको इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार भी कहते हैं। 10 नंबर पर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार इसको बोला गया है। तो ये सारे इस तरह से कुल 10 जो कैटेगरी इन्होंने वर्गीकृत की है, और इसमें 5 जो है वो मुख्य हैं जो शुरू में मैंने बताई है। इस तरह से अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण किया गया है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल्स जानने के लिए आप मेरा आगे का वीडियो है वो देखें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे साथ निरंतर बने रहें। आगे भी मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।